ओके। नमस्कार बच्चों, मैं अंशुमान सर और हिंदी विषय से। और आज हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा के आधारभूत तत्व। हिंदी हिंदी भाषा के आधारभूत तत्व। हिंदी भाषा के आधारभूत तत्व। बात भाषा की करते हैं। भाषा जो कि संप्रेषण का आधार होता है। संप्रेषण का आधार। भाषा क्या है कि भाषा संप्रेषण का आधार है, या इसको कह सकते हैं भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। बिना भाषा के मनुष्य देखा जाए तो शून्य है। क्योंकि यदि हम देखें कि हमें ये भाषा न मिली होती, ये शब्द रूपी ज्योति यदि हमारे जीवन में न जली होती, तो हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन होते हुए भी कैसा होता? अंधकारमय होता। और इस जीवन में प्रकाश लाने के लिए अगर कई सूर्य की ज्योति एक साथ भी कर दी जाती, तो बिना इस शब्द रूपी ज्योति के ये जीवन प्रकाशमय नहीं हो पाता। अब ये भाषा का आधार क्या है? बात करेंगे हम लोग भाषा का आधार क्या है। तो भाषा के दो आधार होते हैं। एक होता है मानसिक आधार, और दूसरा है भौतिक आधार। ये भाषा का आधार, प्यारे बच्चों, एक मानसिक आधार और दूसरा भौतिक आधार। ये मानसिक आधार क्या है? मानसिक आधार इस आधार का संबंध किससे है? मन से है। मनुष्य शब्द से मानसिक शब्द का निर्माण हुआ है, एक प्रत्यय जोड़ करके, जिसका शब्द जो है संबंध किससे है? मन से है। यानी जिस भाषा से हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपना परिचय देते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो भाषा हमारे विचारों का क्या है? विचाराभिव्यक्ति का साधन है। विचाराभिव्यक्ति का साधन है, जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उस भाषा का पहला आधार, सबसे पहला क्या है? मानसिक आधार। भाषा स्पष्ट रूप से हमारे मुख से, हमारे होठों से बाहर आने के पहले वो कहाँ बनती है? मन में बनती है। भाषा का निर्माण सबसे पहले हमारे मन में बनता है। जो हमें बोलना होता है वो सबसे पहले कहाँ निर्मित होता है? हमारे मन में निर्मित होता है। उसके बाद हम उसे बाहर निकालते हैं। जब बाहर उसकी अभिव्यक्ति कर देते हैं तो वो कौन सा आधार होता है? वो भौतिक आधार होता है। तो भाषा के कितने आधार होते हैं? दो आधार होते हैं, मानसिक आधार और भौतिक आधार। बात यदि भाषा के इस भेद की करें तो भाषा भेद के रूप में तीन तरह के प्रकार
तीन तरह के भेद हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले भाषा का कौन सा रूप हमारे सामने आया? सबसे पहले भाषा का सांकेतिक रूप, सांकेतिक रूप हमारे सामने आया। सांकेतिक भाषा, पहली भाषा किस रूप में आई? सांकेतिक भाषा के रूप में आई। संकेत, ये शब्द संकेत, संकेत में इक प्रत्यय जुड़ने से सांकेतिक शब्द का निर्माण होता है। संकेत शब्द जो है, इसका व्याकरणिक रूप भी देखें तो सम और केत से मिलकर के बना है। केत का मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह या प्रतीक। सम्यक रूप से, सम्यक रूप से एक ऐसा चिन्ह या प्रतीक जो हमें क्या करे? भाषा का, जिसके द्वारा हमें भाषा का ज्ञान हो। वह भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। और सबसे पहले यह भाषा का स्वरूप हमारे सामने देखने को मिला है। आज भी यह सांकेतिक भाषा हमारे बीच देखी जाती है। जैसे सपोज करिए बच्चों, हम कहीं चले जा रहे हों और अचानक जा करके बाइक से कहीं जा रहे हों और अचानक जाके हम किसी चौराहे पर रुक जाते हैं। हमें एक संकेत मिलता है, जो है रेड लाइट हमारे सामने जलती है और हम रुक जाते हैं और फिर पुनः वो लाइट जैसे ही ग्रीन में हरा सिग्नल हमें मिलता है और फिर हम चलने लगते हैं। ये क्या है? ये सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हमारे जीवन में, जो कि यह एक जो है, इसका जो भेद है, वो जिसकी शुरुआत हमें सांकेतिक भाषा के रूप में दिखाई दी, वो आज भी हमें कहीं न कहीं हम इसका प्रयोग करते हैं। हमें दूर किसी व्यक्ति को बुलाना हुआ तो हम हाथों से इशारा करके उसको बुलाते हैं। जाने का हुआ तो जाने की बात करते हैं। किसी को बैठने का इशारा करते हैं तो बैठ जाता है। ऐसे इशारा करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। ये सारी भाषाएँ किसमें आती है? सांकेतिक भाषा आती है। और इसके उदाहरण हो सकते हैं, हमारे घर में आए दिन अतिथि आया करते हैं, नए लोग, अजनबी लोग मेहमान के रूप में आया करते हैं। तो हमारे घर के बच्चे, कुछ शरारती बच्चे, छोटे बच्चे, जो कि उनका स्वभाव ही है शरारत करना, वो बच्चे उस समय हम जो नहीं चाहते हैं, उस तरह की भी एक्टिविटी वो करने, क्रियाकलाप करने लगते हैं। ऐसे समय में हम उन मेहमानों के बीच में बच्चों को किसी तरह की कोई बात कहना, उनको डाँटना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भाषाओं का, जो सांकेतिक भाषा के रूप में हम अपने शरीर के माध्यम से, शरीर के अंगों के, अपने मुख जो है, कुछ ऐसी क्रिया प्रतिक्रियाओं के द्वारा, आंखों के द्वारा उन बच्चों को ऐसा संकेत करते हैं जिससे कि बिना बोले वो बच्चा वहां से चला जाता है। ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा है। और ये सांकेतिक भाषा के भेद जो है, जो कि आज भी हमारे जीवन में वो चल रहे हैं। दूसरा, दूसरे भेद की बात करें तो इस सांकेतिक भाषा के बाद कौन सी भाषा आई? मौखिक भाषा आई। मौखिक भाषा, संकेतों के माध्यम से जहां पर भाषा का प्रयोग हो रहा था, वहां भाषा कैसा रूप उसका हो गया? वो भाषा मुख से बोली जाने लगी। यानी मुख में इक प्रत्यय जोड़ने से एक मौखिक शब्द का निर्माण होता है, जिसका संबंध किससे हो? मुख से हो। तो ये भाषा कैसी हो गई? मुख से बोली जाने लगी। इस भाषा को, जब यह भाषा हमारे जो है, इस भाषा का भेद जिसके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति जब करना शुरू किए, तो ये भाषा समीपस्थ भाषा के रूप में जानी जाती रही। समीपस्थ भाषा यानी हम बोल सकते हैं, हम इस मुख से जब अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं इस भाषा का, यदि भेद की बात किया जाए तो इसके द्वारा जब हम अभिव्यक्ति करते हैं तो हम बोलें, हमारी वाणी जहां तक जाती है, वहां तक बैठा हुआ या वहां तक खड़ा कोई भी व्यक्ति या मौजूद कोई भी व्यक्ति वो हमारी बात को सुन सकता है, हमारी वाणी को सुन सकता है और उत्तर प्रत्युत्तर कर सकता है। तो ये ध्वनि हमारी, वो ध्वनि के जाने की एक सीमा होती है जो कि समीपस्थ होती है। आज के दौर में नहीं, आज तो आधुनिक समय में देखा जाए तो ये समीपस्थ भाषा के रूप में इसको नहीं कह सकते, क्योंकि आज तो बैठा हुआ व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपने मुख से कुछ
कोई बातें व्यक्त करता है, कुछ भी बोलता है, तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है कि वो बातें, उनकी अभिव्यक्ति हम तक, यहाँ तक पहुँच सकती है, यहाँ तक आ सकती है। और ये तमाम माध्यम, टेलीफ़ोन इत्यादि के जो तकनीकी हमारे जीवन से जुड़ गए हैं, या फिर ये क्लासेस जो ऑनलाइन चल रहे हों, इसके माध्यम से कहीं भी बैठा हुआ कोई भी ट्यूटर, कोई भी टीचर पढ़ाता है, उसकी सारी बातें जो है हमें देश के किसी भी कोने में कहीं भी हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। मौखिक भाषा के बाद तीसरा भेद की बात करें तो लिखित भाषा का रूप देखने को मिलता है। ये लिखित भाषा, ये भाषा, इसको दूरस्थ भाषा के रूप में देखा जा सकता है। दूरस्थ भाषा, क्योंकि अब कोई बात जब हम मुख से बोल देते हैं, तो वो मुख से बोली हुई बात, वो कुछ ही देर के लिए, कुछ ही क्षणों के लिए, कुछ ही समय के लिए मेरे पास, हमारे पास होती है, सुनने वालों के पास होती है, और फिर उसका अस्तित्व क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, वो क्षणिक होती है। लेकिन यदि भाषा लिखित हो जाए, लिख और इत, लिख और इत से मिल करके लिखित शब्द बना है, जिसको लिख दिया गया। कहने का मतलब, जो लिख दिया गया, ऐसी भाषा को क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। ये दूरस्थ होती है, ये आने वाली पीढ़ियों तक। आज कोई बात यदि लिख दिया जाए, किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में, किसी के विचारों को यदि लिख दिया जाए, तो वह आने वाली पीढ़ियां, जैसे कि हम लोग किसी भी लेखक, किसी भी कवि के द्वारा लिखी हुई उसकी कविताएं, किसी भी लेखक के द्वारा लिखी हुई रचनाएं, वो जो है आज के सैकड़ों साल पहले उस रचना को लिपिबद्ध कर दिया, और आज भी हम उसका अध्ययन करते हैं। तो ये लिखित, ये भाषा, यानी ये तीन भाषा, भाषा के भेद कितने हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बात हम भाषा के आधार की कर चुके, भाषा के जो है इस भेद की बात कर चुके। अब हम बात करेंगे कि ये आधारभूत तत्व कितने हैं, भाषा के ये तत्व कितने हैं, जिन तत्वों पे भाषा हमारी निर्भर करती है। ये हिंदी भाषा के तत्व कितने हैं, तो इन तत्वों की बात करते हैं। तो देखा जाए तो हिंदी भाषा के आधारभूत 6 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? कि 6 तत्व हैं। ये 6 तत्वों में 3 तत्व ऐसे हैं जो निरर्थक हैं, और 3 तत्व जो है वो सार्थक हैं। कौन कौन से तत्व हैं? तो सबसे पहला तत्व है ध्वनि। ध्वनि। दूसरा है वर्ण। तीसरा है अक्षर। चौथा है शब्द। पांचवा है पद। और छठा है वाक्य। ये 6 तत्व हिंदी भाषा के 6 तत्व हैं। इन 6 तत्वों में 3 तत्व, शुरू के 3 तत्व निरर्थक हैं, और शब्द से लेकर के वाक्य तक ये 3 तत्व जो है वो सार्थक है। ये 6 तत्व भाषा के पाए जाते हैं, और इन्हीं 6 तत्वों पे, यानी कह सकते हैं कि ध्वनि प्लस वर्ण प्लस अक्षर प्लस शब्द प्लस पद प्लस वाक्य इज इक्वल टू भाषा। ये 6 तत्वों के मेल से भाषा का निर्माण होता है। 6। अब इन 6 तत्वों को, ये 6 तत्व जो है, जानते हैं कि जिन 6 तत्वों की बात हम लोग किए, वो तत्व कौन कौन से हैं? हमने अभी ध्वनि की बात की, हमने ध्वनि के बाद वर्ण की बात की,
वर्ण के बाद अक्षर का निर्माण होता है, अक्षर का निर्माण होता है, अक्षर के बाद शब्द बनते हैं, शब्द के बाद पद बनते हैं और पद के बाद वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। बात करें ये ध्वनि क्या है, ये ध्वनि क्या है जो भाषा का सबसे पहला तत्व माना जाता है। ये ध्वनि क्या है? ध्वनि, इसका स्वरूप स्फोटात्मक होता है। इसका स्वरूप कैसा होता है? स्फोटात्मक होता है। वैसे ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज और इसका कैसा स्वरूप? स्फोटात्मक स्वरूप। जब भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो वहां पर इस ध्वनि को स्वन कहा जाता है। वहां पर इस ध्वनि को क्या कहा जाता है? स्वन कहा जाता है। इसका स्फोटात्मक स्वरूप हमारे सामने दिखाई देता है। ध्वनि क्या होती है? स्फोट रूप में। जब हम व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो व्यंजन का उच्चारण करते समय देखिए व्यंजन का, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन 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 के उच्चारण के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं। जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन के उच्चारण के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है आगमन, आगमन। दूसरा होता है दूसरा होता है अवरोधन, अवरोधन। और तीसरा स्तर इसका होता है, तीसरा स्तर इसका स्फोटन होता है। आगमन, अवरोधन या अवरोधक और उसके बाद स्फोटन या स्फोटक की स्थिति होती है। ये 3 स्तर ये क्या है? जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन का उच्चारण करते समय प्राण, प्राण जिसको वायु कहते हैं, वायु जो कि नाभि से जिसका क्या होता है? आगमन होता है। यहां से वायु जो है वो क्या करती है? आगमन, निष्कासन होता है, इसका आगमन होता है। और जब वो यहाँ से चल के यहाँ तक आती है, हमारे कंठ के पास आती है तो इस कंठ के पास अवरोध होता है, इसका अवरोधन हो जाता है। यहाँ कंठ, यहाँ जो एक घंटी लगी हुई है, यहाँ आकर के वायु, यहाँ प्राण आकर के क्या होता है? यहाँ अवरोध होता है, रोक दिया जाता है। और उसके बाद इस अवरोधन के बाद पुनः जब ये अवरोध करके तुरंत इसको छोड़ता है तो विस्फोटन की स्थिति होती है। और यही जो विस्फोटन की स्थिति होती है ये हमारे वागांगों को स्पर्श करके बाहर निकलते हैं और यही हमारी क्या कहते हैं? ध्वनि कहलाते हैं। यही हमारे वर्ण अक्षर का रूप धारण कर लेते हैं, यही हमारे शब्द का रूप धारण कर लेते हैं, यही हमारी भाषा हो जाती है। तो यही ध्वनि का स्वरूप, क्योंकि हवा जब चलती है, हवा के चलने से बाहर के स्वरूप को देखिए, हवा जब चलती है तो हवा के चलने पर होता क्या है? हम ये कहते हैं कि देखिए पत्ते खड़खड़ा रहे हैं, पत्तों के खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है। तो पत्ते के खड़खड़ाहट की आवाज नहीं है, पत्ते में कोई आवाज नहीं है, बल्कि हवाओं के चलने से पत्ते क्या होते हैं? उनके मार्ग में पड़ते हैं और वो क्या करते हैं? अवरोधन का काम करते हैं, उनको रोकते हैं। और रोकने के बाद फिर जब वो हवा रुकने के बाद फिर वहां से जब वो दिशा बदल देती हैं या फिर वो रुकने के बाद चलती हैं तो उस पत्तों से फिर ध्वनि निकलती है, फिर आवाज निकलती है और जिसे हम कहते हैं कि पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आ रही है। यही चीज सघन वृक्षों में भी होता है, बांस के झुरमुटों से भी यही ध्वनि हमें सुनाई देती है। और यही यही जो प्रकृति का एकदम नेचुरल जो स्वरूप है वो हमारे अंदर स्फोटात्मक रूप में
ध्वन्यात्मक रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। ये कैसा है, इसका कैसा स्वरूप है, तो स्फोटात्मक स्वरूप है। इसको भाषा विज्ञान में क्या कहते हैं, स्वन कहते हैं। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। किस दृष्टि से, ध्वन्यात्मक दृष्टि से, ध्वन्यात्मक या इसको श्रव्यात्मक दृष्टि से कह सकते हैं, श्रव्यात्मक दृष्टि से, यानी श्रव्य के दृष्टि से। कैसे, सुनने के दृष्टि से। और स्पष्ट इसको जानने के लिए ये कहा जा सकता है कि सुनने की ध्वनि क्या होती है, केवल सुनी जाती है, ये क्षणिक होती है, केवल सुनी जाती है और बोली जाती है। कैसा इसका स्वरूप है, ये बोली जाती है, ये बोली जाती है और सुनी जाती है, ये बोली जाती है और सुनी जाती है, सुनी जाती है, ये बोली जाती है और सुनी जाती है। ध्वनि कैसी होती है, निरर्थक होती है, निरर्थक होती है। ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता है, ध्वनि निरर्थक होती है, ये बोली जाती है, ये सुनी जाती है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये ध्वनि का स्वरूप है, इसका स्फोटात्मक रूप है। यह जो है भाषा वैज्ञानिकों ने इसको जो है स्वन कहा है, और स्वन नाम से जब वहां पर उसको ध्वनि का जो है विश्लेषण किया गया है, तो उसको नाम स्वन दिया गया है। बात वर्ण की करते हैं, वर्ण की करते हैं। वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ, वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग होता है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग होता है। अब ये वर्ण क्या होता है, यहाँ इस वर्ण, ये इस वर्ण के शाब्दिक अर्थ रंग से यहाँ क्या लेना देना है। तो देखा जाए क्या करते हैं, कभी अभी देखा गया कि इसका जो है कैसा ध्वन्यात्मक स्वरूप होता है। ये केवल आवाज होती है, जो आवाज, जो बोली हमारे द्वारा बोली जाती है, जो चीजें हमारे द्वारा निकाली, जो ध्वनि निकाली जाती है, जब उस ध्वनि को, उस निकली हुई ध्वनि को, इस ध्वन्यात्मक स्वरूप को हम क्या करते हैं, जब कोई रूप दे दें, जब कोई रूप दे दे, जब कोई चिन्ह दे दे, जब कोई प्रतीक दे दे, तो वो क्या कहलाता है, वो वर्ण कहलाता है, वो वर्ण कहलाता है। जब इसको कोई रूप स्वरूप इसको दे दिया जाए, कोई चिन्ह दे दिया जाए, कोई प्रतीक दे दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है। ध्वनि देखिए, ध्वनि को अभी हम लोग क्या देखें, ये मौखिक है, ये मौखिक है, लेकिन जब इसको हम कोई चिन्ह या प्रतीक दे देंगे तो वर्ण क्या हो जाता है, ये लिखित हो जाता है, ये लिखित हो जाता है। ये कैसा कहलाता है, ये लिखित, इसका स्वरूप कैसा हो जाता है, ये लिखित हो जाता है, और ये लिखित हो जाता है, और इसलिए इसलिए इसको देखा जा सकता है, तो ये दृश्यात्मक हो जाता है, ये दृश्यात्मक हो जाता है। इसको देखा नहीं, इसको श्रव्यात्मक, अभी हमने कहा ना, ये श्रव्यात्मक, ये श्रव्यात्मक है, ये ध्वन्यात्मक स्वरूप, ये श्रव्यात्मक है। इसको केवल सुना जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन इसको क्या है, इसको देखा जा सकता है। इसका दृश्यात्मक स्वरूप, यह दृश्यात्मक हो जाता है, देखने योग्य हो जाता है। और दृश्यात्मकता की दृष्टि से, दृश्यात्मकता की दृष्टि से, दृश्यात्मकता की दृष्टि से यह जो है भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। दृश्यात्मकता के दृष्टि से अभी ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई बताया गया, ये श्रव्यात्मकता की दृष्टि से है, ये सुनने की दृष्टि से जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन ये देखने की दृष्टि से, दृश्यात्मक दृष्टि से देखा जाए
तो ये क्या है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई के जो है मानी जाती है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। यहाँ ये केवल बोली जाती है, सुनी जाती है, जिससे जिस ध्वनि की बात अभी हम लोग किए वो बोली जाती है, सुनी जाती है, लेकिन ये बोली भी जाती है, ये बोली जाती है, सुनी जाती है, सुनी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। बोली भी जाती है, सुनी भी जाती है, लिखी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है। ये और इस अभी इसके लिखित स्वरूप, अभी इसके दृश्यात्मक स्वरूप को भी देखा जाए, ये देखी भी जाती है। तो ये इतने गुण इसके अंदर, और ये ये निरर्थक होती है, निरर्थक होती है, ये भी निरर्थक होती है, क्योंकि ध्वनियों की बात, जैसे जैसे ध्वनि बोला गया क, क, ये जब तक बोला गया तब तक तो ये ध्वनि है, लेकिन जब जब इसको इस प्रतीक के रूप में, इस चिन्ह के रूप में ऐसे चिन्हित कर दिया गया, तब ये क्या कहलाया, वर्ण कहलाया, तब ये वर्ण कहलाया। जब तक ये बोला गया, इसे केवल बोला गया और सुना गया था, लेकिन जब इसको इस तरह से एक प्रतीक के रूप में रख दिया गया, एक चिन्ह के रूप में रख दिया गया, तो यह इसको देखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है, बोला जा सकता है, और ये क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। लिख अब ये निरर्थक होता है, क्योंकि क का कोई मतलब नहीं होता, क का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन निरर्थक होते हुए भी यह देखा जाए तो अर्थभेदक होता है, अर्थभेदक होता है, ये अर्थभेदक होता है, अर्थभेदक होता है, इसलिए कि क से कमल भी होता है, क से कर्तव्य भी होता है, क से कौवा भी होता है। तो तरह तरह के शब्दों का इसके मेल से निर्माण होता है, और ये क्या होता है, ये अर्थभेदक होता है। ये अर्थ तो नहीं देता, लेकिन अर्थभेदक होता है। ध्वनि वर्ण के बाद बात करें अक्षर की, वर्ण के बाद बात अगर अक्षर की करते हैं, तो अक्षर अ और क्षर दो शब्दों से मिलकर बना है। अ और क्षर दो शब्दों से मिलकर अक्षर का निर्माण होता है। अ का मतलब है नहीं, क्षर का मतलब होता है क्षरण, क्षरण या विनाश, विनाश यानी जिसका क्षरण न हो, जिसका विनाश न हो, वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। तो क्या वर्ण और अक्षर ये दोनों भिन्न भिन्न इकाई है? क्या ये तत्व, जो जिन दो तत्वों की बात यहाँ पर की गई, 6 तत्वों में वर्ण और अक्षर को अलग अलग दिखाया गया, क्या ये दोनों भिन्न भिन्न है? क्या इनमें भिन्नता है, या फिर वर्ण या अक्षर एक ही है? तो देखिए, हमारे भाषा वैज्ञानियों जब वैयाकरणों की बात आती है, तो जो है कुछ लोग इसको वर्ण या अक्षर को एक ही मान लेते हैं, और कुछ लोग इसको भिन्न भी कहे हैं। इसमें भिन्नता भी है। यह भिन्नता क्या है, कैसे है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, इस वर्ण और अक्षर की भिन्नता को हम लोग जानेंगे। अगर ये नाम अलग है, दोनों के शब्दकोशी अर्थ अलग है, दोनों का शाब्दिक अर्थ अलग है, तो भिन्नता भी इन दोनों में होगी। वो भिन्नता क्या है, कहाँ तक है, इस भिन्नता को आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि वर्ण को हम लोग जान लिए, वह वर्ण का जो है वही स्वरूप जो ध्वन्यात्मक रूप है, ध्वनि का जो स्वरूप ध्वन्यात्मक है, जिसको कि जो क्षणिक है, जिसको कि एक प्रतीक या चिन्ह के रूप में जब हम उसको लिपिबद्ध कर देते हैं,
तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब वर्ण या अक्षर क्या है? जबकि वर्ण या अक्षर, वर्ण और वर्ण को अक्षर भी लोग कहते हैं और अक्षर को वर्ण भी कहते हैं, लेकिन अक्षर का मतलब जिसका क्षरण न हो, जिसका विनाश न हो, वो क्या? अक्षर। और इस संसार में विनाश न होने वाली चीज अगर देखा जाए तो पहली चीज तो अक्षर को बताया गया है। दूसरी, और इस संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा जीव है जिसका विनाश नहीं होगा? तो विनाश न होने वाली यदि देखा जाए तो ब्रह्म है। विनाश, ब्रह्म का विनाश नहीं होता, ब्रह्म का विनाश नहीं होता, तो अक्षर का पर्याय ब्रह्म मान सकते हैं। ब्रह्म को अक्षर का पर्याय कहा जा सकता है। अब ये अक्षर हैं क्या? ये अक्षर हैं क्या? ये दो वर्ण आप जो है आपके सामने है। क्या ये अक्षर हैं कि वर्ण है? ये अक्षर हैं कि वर्ण है? बात करते हैं। ये जो आपके सामने ये स्वर का जो है, जो स्वर की ध्वनि दिखाई दे रही है अ, यह देखा जाए तो इसको, यह वर्ण भी है और ये अक्षर भी, ये वर्ण भी है और ये अक्षर भी है। लेकिन ये ध्वनि, ये अक्षर है, अक्षर तो है लेकिन वर्ण नहीं, वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वास्तविक स्वरूप यह है, यह इसमें मिला हुआ है। ये क्या है? ये व्यंजन है, ये व्यंजन है और व्यंजन में स्वर के में स्वर मिला हुआ है। तो व्यंजन में स्वर मिल करके जिस अक्षर का निर्माण किया वो क्या कहलाया? अक्षर, लेकिन वर्ण नहीं। ये जो इसका स्वरूप है, ये ये वर्ण है, ये वर्ण है, किंतु अक्षर नहीं है। यानी कह सकते हैं अक्षर और वर्ण का विभेद करने के लिए ये कहा जा सकता है सभी स्वर व स्वर रहित, स्वर रहित ध्वनियां, सभी स्वर व स्वर रहित ध्वनियां वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और सभी स्वर व स्वर सहित, स्वर सहित ध्वनियां अक्षर कहलाता है, अक्षर कहलाता है। एक लाइन में परिभाषा दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हैं। सभी स्वर व स्वर रहित ध्वनियां वर्ण कहलाता है और सभी स्वर व स्वर सहित ध्वनियां अक्षर कहलाता है। जैसा कि यहाँ अभी उदाहरण दिया गया, उदाहरण स्वरूप इसको समझाया गया। बात शब्द की करते हैं, बात शब्द की करते हैं। शब्द किसे कहा जाता है? शब्द किसे कहा जाता है? तो आप सभी शब्द की परिभाषा पहले से ही पढ़ते आए हो कि वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। और देखा जाए वर्णों का वो भी कैसा समूह? वर्णों का, वर्णों का व्यवस्थित, व्यवस्थित व सार्थक समूह शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्णों का, वर्णों या अक्षरों, वर्णों या अक्षरों, वर्णों या अक्षरों का, वर्णों या अक्षरों का व्यवस्थित व सार्थक समूह शब्द कहलाता है।
ये कैसा है? सार्थक है। शब्द कैसे हैं? सार्थक है। ये सार्थक होते हैं, ये सार्थक होते हैं। तो सार्थकता की दृष्टि से, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की, भाषा की सबसे, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द। शब्द। ये सुनने की दृष्टि से, ध्वन्यात्मक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि है। यहाँ दृश्यात्मकता की दृष्टि से, यानी देखने की दृष्टि से जो दिखाई दे, इसके स्वरूप में देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो वर्ण, वर्ण है। और सार्थकता, क्योंकि ये ये भी, ये तीन तो, ये तीन तो क्या है? ये तीन निरर्थक हैं। ये तीन तो निरर्थक हैं और ये तीन सार्थक। शब्द क्या होता है? सार्थक होता है। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। जैसे हम यदि कमल कहें, कमल कहें तो कमल शब्द कहते, कमल शब्द कहते ही हमारे मन में एक अर्थ की छवि बन जाती है। कमल एक फूल है, एक फूल कमल की छवि हमारे मन में बन जाती है। तो सभी शब्द क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। इसलिए सार्थकता के दृष्टि से देखा जाए तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। शब्द के बाद बात करते हैं पद की, बात करते हैं पद की। पद की बात करते हैं। ये पद क्या है? पद क्या है? तो अक्षरों या वर्णों का, अक्षरों या वर्णों का व्यवस्थित, व्यवस्थित व सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कामा का, का जब, का जब, जब वाक्य में, वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, प्रयोग कर दिया जाए तो उसे पद कहते हैं। तो उसे पद कहते हैं। तो उसे पद कहते हैं। और तभी जब ये वाक्य में प्रयोग होता है तभी किसी शब्द का पूर्ण अर्थ की सार्थकता सामने आती है। ये हम लोग ध्वनि को जान लिए, वर्ण को जान लिए, अक्षर को जान लिए, शब्द को जान लिए और पद को जान लिए। अब बात करते हैं वाक्य की। छठा, वाक्य की। वाक्य की यह भाषा की सबसे, ये भाषा की बृहत्तम इकाई है। बृहत्तम इकाई, बृहत्तम इकाई पदों के व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित
व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं जो पूर्ण सार्थक होता है। पूर्ण सार्थक होता है। तो ये भाषा के 6 आधारभूत तत्व हैं। इन तत्वों की बात हम लोग जाने। इन तत्वों के बारे में जो है छोटी सी जानकारी हमने प्राप्त किया। नेक्स्ट हम अगले क्लास में अगली जानकारी की बात करेंगे। तो नमस्कार जी।